आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय आय। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नेशनल इनकम। ठीक, अब आता है राष्ट्रीय आय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। राष्ट्रीय हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय में क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यह क्यों लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आय क्यों गणना किया जाता है। तब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित शब्दावली। इसको पढ़ने का तात्पर्य है कि शब्दावली पढ़ेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी उसमें विषय वस्तु उसको उनको समझने में आसानी होगी, इसीलिए क्या पढ़ेंगे, शब्दावली। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय को कौन आकलन किया था। तब आएंगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की विधि। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है। ठीक, आज हम लोग का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आकलन तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 राष्ट्रीय आय पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग विधि और जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीवीए क्या है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो जीडीपी और जीवीए एक ही है। ठीक, क्योंकि एक ही है मतलब जीडीपी बराबर होता है जीवीए। ठीक, ये हम बताएंगे अभी बाद में। तो हम लोग क्या बताए अभी हम कि राष्ट्रीय आय में हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अब आता है कि राष्ट्रीय आय हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय इसीलिए पढ़ेंगे ताकि समय समय पर हम लोग इस बात का पता लगा सके कि हमारे देश में किस स्रोत से सबसे अधिक आय होता है, राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ा कि घटा। इन सब को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं। राष्ट्र की वर्तमान आय क्या है, अभी जीडीपी घटा है या बढ़ा है, कैसे अभी जीडीपी हमारा देश का घट गया, अभी -23.9% आ गया। तो अगर ये नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं चलता कि राष्ट्रीय आय का जीडीपी कितना है, क्या घटा है, कितना घटा और किस क्षेत्र में घटा है। जैसे पता चला कि कृषि में भी घटा लेकिन उस स्तर पर नहीं घटा है, यानी कृषि हमारा ठीक आया अभी है। तो जीडीपी हमारा क्या अभी है 23.9 माइनस में अभी है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय आय पढ़कर हम लोग क्या सीखेंगे कि राष्ट्रीय सीखेंगे हमारे देश के किस क्षेत्र में आय सबसे ज़्यादा होती है, किस क्षेत्र में सबसे कम होती है। तो जिस क्षेत्र में सबसे कम होगा उस क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या समस्या है ये ध्यान रखने के लिए। और हमें आकलन करने में आसानी होती है कि राष्ट्र की जो आय है वो कितनी है, कितना लोगों के पास आय समय के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पिछले 5 साल में राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि हुई है, इससे क्या देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग को पढ़ेंगे इसी में। अब पहले भी हम कल भी वीडियो वाले में बता चुके थे कि टैब पर इकोनॉमिक्स को पूरी बेहतरीन तरीके से बता पाना संभव नहीं, लेकिन जितना सक्षम है उतना हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब आता सवाल, तो राष्ट्रीय इसीलिए पढ़ेंगे ताकि राष्ट्र की आय का पता चले, जीडीपी क्या होता है, लोग का प्रति व्यक्ति आय क्या है, कि प्रति व्यक्ति आय हम लोग का किस राज्य का अधिक है, किस राज्य का कम है, यानी इसमें जितने भी टॉपिक कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले कौन आकलन किए थे, इन सारे वस्तुओं को जानने के लिए हम राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय आय में पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि हुई कि कमी हुई। ठीक, तो इसलिए राष्ट्रीय आय को हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में क्या क्या टॉपिक है। ठीक, तो यही सब है राष्ट्रीय आय में पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहला है। अब होता हम लोग आज का टॉपिक शुरू होता है राष्ट्रीय आय का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय निकालने की विधि पढ़ेंगे। अब आता सवाल कि राष्ट्रीय आय क्या है। पहला सवाल है राष्ट्रीय आय क्या है, तो क्या बोलना है, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी यहाँ पर क्यों लिखे,
ये राष्ट्रीय आय भारत का भी हो सकता है, ये राष्ट्रीय आय पाकिस्तान का भी हो सकता है, ये राष्ट्रीय आय यूएसए का भी हो सकता है। अगर अगर केवल भारत का से संदर्भित राष्ट्रीय होता तो हम लिखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो क्या लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है चाहे वो भारत की हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, मान लो ये भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक, अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें हम लोग इकोनॉमिक के बारे में अध्ययन करते हैं, व्यावहारिक अध्ययन करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, समझा, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, मतलब ये भारत की अर्थव्यवस्था, ये भारत देश है, इसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष का मतलब हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, जिसका हम लोग आगे बताएंगे अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है, ठीक ना। किसी भी अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था, मान लो ये भारत को हम देख रहे हैं तो लिखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक ठीक। एक वित्तीय वर्ष में, मान 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च के बीच उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अंतिम वस्तुओं का मतलब होता है, अंतिम का मतलब होता है कि फाइनली रूप से, जैसे कि मान लो आटा बनाए, गेहूँ लिए, गेहूँ से क्या बनाया, आटा, आटा से क्या बनाए, रोटी या ब्रेड। तो रोटी या ब्रेड जो हो गया वो अंतिम हो गया, अब इससे रोटी से हम लोग अब और कुछ नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो अंतिम वस्तुओं का मतलब होता है जब किसी वस्तु को निर्मित होने के बाद उससे अब कोई दूसरा उत्पाद तैयार ना किया सके। और सेवाओं का भी मतलब वही हुआ, सेवा मतलब होता है, अभी आगे इसका चर्चा करेंगे हम, इसका चर्चा करेंगे आगे। सेवा यहाँ सिंपल समझ लो, सेवा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं उपभोग ना कर, किसी वस्तु का स्वयं उपभोग ना करके, जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति पेन बेच रहा है, ये पेन अपने ना उपयोग करके किसी दूसरे को क्या कर रहा है, पेन दे रहा है, तो ये सेवा हो गया। जैसे होटल रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट का मालिक तुमको खाना खिलाता है तो खुद खाना ना खाकर तुमको सर्व करता है, सेवा देता है। स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर खुद ना पढ़कर तुमको पढ़ाता है तो सेवा दे रहा है, ठीक। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर खुद अपना ट्रीटमेंट ना कर तुमको देता है, तो इस सेवा हुआ। सेवा मतलब अंतिम हुआ। अंतिम मतलब क्या होता है, उसके बाद अब वो सेवा नहीं दे सकता है, ठीक। अंतिम वस्तु मैंने क्या हुआ कि उसके बाद वो वस्तु नहीं बन सकती है, ठीक। जैसे रोटी, गेहूँ अंतिम वस्तु नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि गेहूँ के बाद उसको हम आटा बनाएंगे। आटा भी अंतिम वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि आटा के बाद भी हम रोटी बनाएंगे। इसको हम बताएंगे, ये प्राथमिक होता है, ये मध्यवर्ती होता है, ये अंतिम होता है, ठीक। उससे सेवा भी होता है। तो क्या कहता है, किसी भी अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मतलब अंतिम वस्तुओं मतलब कि रोटी से और सेवा से जो पैसा आया उसी को जोड़ के भारतीय मुद्रा में जब हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। जैसे मान लो हम रोटी से 5 रुपये कमाए, सेवा से 10 रुपये कमाए, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, 15 रुपया। तो हमारे जो 15 रुपया हुआ, 15 रुपया में 5 रुपये क्या हुआ, रोटी हुआ, 10 रुपये क्या हुआ, सेवा हुआ, 10 5 क्या हुआ, 15। इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय, ठीक। अब आता है, समझ गया होगा राष्ट्रीय आय। अब होता है, इसको बार बार रिकॉर्डिंग करके देख लेना क्या है। अब होता है कि राष्ट्रीय को हम तभी समझ पाएंगे बढ़िया से जब इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, उसको हम ढंग से अगर पढ़ेंगे तो, ठीक। तो पहला शब्दावली मैंने ग्लोजरी, जैसे हिंदू वृद्धि दर आता है, पूछता कि हिंदू वृद्धि दर क्या है, तो बोलना इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से, ठीक। अब आता है कि हिंदू वृद्धि दर कब ये लागू होता है, तो 1950 से 80 के बीच की बात है। कब से, 1950 से 80, यानी 3 दशक। इस दौरान देखा गया था कि भारत की जो जीडीपी है, जो जीडीपी 1.3% थी, ठीक। तो 1% 3% थी,
तो उस समय देश में अर्थशास्त्री थे राधा कृष्णन, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, राधा कृष्णन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेमिनार जब हो रहा था तो उन्होंने मजाकिए में कह दिया कि हिंदू भाग्यवादी होते हैं, भाग पर सब चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था भाग पर निर्भर है। कल जीडीपी अगर 1.3 हुआ है तो भाग के कारण हुआ है, जीडीपी 4% होगा तो भाग के कारण होगा। तो हिंदू लोग भाग में खूब विश्वास करते थे और उनमें संतोष की प्रवृत्ति थी कि जो भी मिल जाए रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी संतोषम परम सुखम। इसी को देख कर के राधा कृष्णन को लगा कि भारत एक हिंदू राज्य है, भारत में हिंदू की बहुलता, राज नहीं बोलना है, भारत में हिंदू की बहुलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आधार पर इसने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था हिंदुओं की इसी मानसिकता के कारण 1.3 है, यानी इसको बढ़ाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तभी बाद में उनको माफ़ी मांगना पड़ा कि हमने जो बोला है गलत बोला है, ये हिंदू कारण से न होकर नेहरू की समाजवादी नीति से है। ये नेहरू की जो अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने इस समय 50 से 80 के दशक में उतने स्तर से ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से अर्थव्यवस्था हमारा 1.3% जीडीपी आ गया। यानी इसके लिए हिंदू भी इधर जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हिंदू जिम्मेवार नहीं है, इसलिए इसको रखा गया था हिंदू वृद्धि दर, क्योंकि राधा कृष्ण ने इस वक्त पद का सबसे पहले उपयोग किया था। तो पूछ देगा हिंदू वृद्धि दर किस दशक से किस दशक के बीच चला, 50 से 80 के। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो बोलना राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर किसकी देन है, मैंने किसने बताया था ये वो वर्ड का प्रयोग किया था, तो बोलना है राधा कृष्णन ने। क्यों बोला था, तो हिंदू लोग कहता था कि हिंदू भाग्यवादी होते हैं, भाग पर बल देते हैं, यानी जो भाग में लिखा रहेगा वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं विशेष रूप से। उनमें संतोष की प्रवृत्ति है, जो मिला रख लो, विकास करना नहीं करना वो ऊपर वाले पर मर्जी है। इसी पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कारण जीडीपी इतना गिर गया, इसलिए हिंदू वृद्धि दर इसका नाम रखा गया। लेकिन बाद उन्होंने कहा आलोचना को क्या किया, उसने सुझाया, सुलझाया, सुलटाया, अपने सुझाव देकर बताया कि नहीं, ये नेहरू की गलत नीतियों का परिणाम था। तो बार बार पूछेगा तो बता देना हिंदू वृद्धि दर क्या है। ठीक, नेक्स्ट ग्लोजरी चले हम लोग। मेल्ट डाउन क्या है, तो जब किसी देश में वित्तीय संकट गहरा है, जैसे अभी हमारा जीडीपी गिर करके -23.9% आ गया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी हमारा गिर गया, मेल्ट डाउन में आ गया। मेल्ट डाउन का मतलब होता है कि वित्तीय संकट गहरा जाना, यानी भारत सरकार के पास देख रहे हो वित्तीय संकट अभी गहरा गया है, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो सरकार की जो कोष में जितने परसेंट की क्या हो घाटा हो, पूरे समस्त घाटा को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। सारे चीज़ का इसमें लेन देन, टोटल A to Z, समस्त लेन देन, आय और व्यय, समस्त लेन देन का इसमें घाटा हो, उसको बोलते हैं राजकोषीय, जिसका हम लोग टैक्स में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा होता है कि जब मंदी देश में आ जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मंदी आएगा तो बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी, तो मंदी आएगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, छटनी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मंदी आएगा तो पैसा, मान लो तेरे पास मंदी आ गया, तुम किसी से उधार लोगे तो उधार बढ़ेगा। ठीक, जीडीपी में क्या आएगी, गिरावट आएगी। पैसा रहेगा तब ना परचेजिंग करोगे, भी निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो जीडीपी में क्या आएगा, इन्वेस्ट करोगे नहीं तो क्या आएगा, जीडीपी में गिरावट आएगी। तो मंदी से क्या आएगा, तो पहला आएगा मेल्ट डाउन से क्या होगा, तो मंदी आएगी। मंदी का मतलब क्या था, रिसेशन बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या आ गया कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, तो जीडीपी में क्या आएगी, गिरावट आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, पैसे कम आ जाएंगे, तो उधार लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उधार या तो देश से लिया सकता है या तो विदेशी कर्ज लिया जाएगा। देश में आरबीआई देगा सरकार को, और विदेशी बैंकों से लेंगे, जैसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से हम कर्ज लेंगे। ठीक, या किसी देश से लेंगे कर्ज। चलो, तो मेल्ट डाउन क्या समझा, वित्तीय संकट गहराना, यानी देश में जब पैसे का क्या हो जाए, कमी हो जाए। पैसे कमी कब होगा, जब देश में मंदी आ जाए, यानी जीडीपी में गिरावट आ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, उधार हो जाएगा, ये सब देखने को मिलेगा वित्तीय मेल्ट डाउन में।
अब होता कि मंदी या रिसेशन क्या है। तो मंदी अभी बताया था ऊपर कि मंदी में होगा पूंजी की कमी हो जाएगी। पर्याप्त पूंजी क्या हो जाएगी, मतलब हमको 10 रुपया चाहिए और 5 रुपये मेरे जेब में है, तो ये हो गया मंदी। तो मंदी आएगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, यानी आपके पास पैसा क्या रहेगा, कम रहेगा, तो खरीदने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। खरीदने की क्षमता भी कम होगी, निर्माण भी क्या होगा, कम होगा। निर्माण मतलब कोई चीज़ हम कारखाना नहीं खोल पाएंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे, या कारखाना है भी तो उसमें हम पैसा कम लगाएंगे, पूंजी कम लगाएंगे, तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, बिकेगा क्या, कम, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर क्या है, कम है। इससे जीडीपी क्या होगा, कम होगा, रोजगार भी क्या होगा, कम होगा। तो मेल्ट डाउन और मंदी में क्या है कि मेल्ट डाउन होता है जब वित्तीय संकट घर आ गया, यानी पूरा भारत सरकार के पास पैसे की कमी हो गई। और मंदी में क्या होता है कि पर्याप्त पूंजी का अभाव हो गया। नेक्स्ट, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। अच्छा पहले देखो समावेशी विकास, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो भारत सरकार ने 5वें बजट के बाद से, यानी 5वें योजना प्लान के बाद से यह निर्णय लिया था कि देश में समावेशी विकास करेंगे। समावेशी विकास का मतलब होता है कि सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों का हम विकास करेंगे एक साथ, सभी क्षेत्रों में। कोई भी क्षेत्र हमारा, किसी क्षेत्र में हमारी कमी न रह जाए, ताकि आपसी तालमेल बना रहे। जैसे रक्षा पर, बैंक पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस सब पर क्या देना है, महिला पर, पुरुष पर, गरीबों पर, सभी को एक साथ ध्यान देना है। उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। ठीक, तो मान लो इकोनॉमिक्स में अगर समावेशी विकास क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, तो बोलना है कि जब सरकार किसी भी देश में सर्वांगीण विकास पर क्या दे, बल दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ, रक्षा, बैंक सेवा, स्वास्थ्य, अस्पताल, सड़क, सब पर ध्यान दे, बराबर का ध्यान दे, तभी मनुष्य का सब पर ध्यान दे। साथ ही साथ देश के जो देश में सभी वर्ग के लोग हैं उन पर भी ध्यान दे, उसको बोलते हैं समावेशी विकास। यानी समावेशी विकास की जो परिभाषा है वो किसी सीमा तक सीमित नहीं है, इसको हम व्यापक रूप में हम देख सकते हैं। अब होता है मौद्रिक आय क्या होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में आय का आकलन बाजार में प्रचलित कीमत पर किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का आकलन, अभी बताए थे पीछे मौद्रिक मूल्य, जैसे बाजार में मान लो अभी पंखा है, फैन है, फैन में जो वर्तमान में कॉस्ट लगा, रॉ मटेरियल लगा, इसमें श्रम शक्ति लगा, बिजली बिल लगा, सरकार का टैक्स लगा, इस सारे को मिलाकर जो वर्तमान संदर्भ में जो उसकी कॉस्ट वैल्यू पड़ता है, उसकी को बोलते हैं प्रचलित कीमत। तो प्रचलित कीमत में क्या है, ये प्रचलित कीमत चालू पर होता है, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में क्या होता है, हर समय महंगाई बढ़ जाएगी, डीजल बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो उसी के अनुसार जो उसकी कीमत तय की जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग चालू कीमत। और प्रचलित मतलब क्या, जो वर्तमान में हम लोग प्रचलन में ला रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रचलित कीमत। जैसे कि मान लो फैन का आज से 10 साल पहले दाम मान लो 1000 था, उसी फैन का आज दाम हो गया 1500, तो ये हो गया प्रचलित कीमत। ये मान लो 8-9 का है, तो 8-9 का प्रचलित कीमत हो गया, ये 19-20 का प्रचलित कीमत हो गया। ठीक, तो प्रचलित कीमत तत्कालिक विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर किया था कि उस समय उसका रॉ मटेरियल का दाम क्या था, उस समय श्रम संसाधन में कितने लोगों को वेतन देना पड़ रहा था, सरकार को टैक्स उस समय कितना देना पड़ता, सबको मिलाकर उसका जो कीमत आ जाएगा वो हो जाएगा प्रचलित कीमत। यानी जो अभी चालू मूल्य पर, चालू मूल्य मतलब वर्तमान बजट में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, चालू का मतलब क्या होता है, एट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारा अभी चालू वित्तीय वर्ष क्या है, 20-21 है, यानी 1 अप्रैल से ये 21 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो चालू मूल्य पर उसको दिखाया था हमेशा मौद्रिक मूल्य। जैसे हम 11-12 में गए हुए, तो उस समय जो चालू मूल्य था, का चालू मूल्य मैंने क्या, करेंट ईयर होता है। प्रचलित कीमत मैंने क्या होता है, उस इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जो उसका तय मूल्य तय किया जाए। नेक्स्ट होता है उत्पादित वस्तुओं। उत्पादित वस्तुओं का मतलब होता है जो पुनर्निर्मित हो जाए। अभी बताए थे
ब्रेड, बिस्किट, पंखा। ब्रेड, बिस्किट, पंखा। तो ब्रेड हम बना देंगे तो उसके बाद उससे हम कुछ नहीं बना सकते हैं। बिस्किट बन गया तो हमको अंतिम उपभोग हो गया। पंखा भी अंतिम भोग है। फ्रिज भी क्या अंतिम भोग है। पेन भी क्या अंतिम भोग है। तो अंतिम उत्पादित माने होता है कि उसके बाद किसी कोई वस्तु का अगर हम निर्माण कर दें, जैसे पेन का हम निर्माण कर दें, तो फिर उससे हम दोबारा पेन नहीं बना सकते हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं अंतिम उत्पादित वस्तु। नेक्स्ट, मध्यवर्ती वस्तु क्या है? अभी बताए थे किसी वस्तु के निर्माण में 3 स्टेज आता है, प्राथमिक, मध्यवर्ती, अंतिम। अभी अंतिम में पढ़े थे उत्पादित। तो मध्यवर्ती प्राथमिक में हो गया, जैसे अभी जैसे वो कृषि में आ गया, जैसे एग्रीकल्चर बेस में आ गया तो प्राथमिक हो गया। खनिज से निकला, प्राथमिक में क्या आएगा? जैसे मतलब माइनिंग से हम कोई कच्चा माल निकाले, वो प्राथमिक में आ गया। खेत से कोई वस्तु लाए, जैसे गेहूँ लाए, वो क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। उसी को हम लोग मध्यवर्ती में क्या किए? जैसे लोहा लाए, कच्चा माल, उसको गला दिए और स्क्रैप बना दिए तो हो गया मध्यवर्ती। फिर उस स्क्रैप से हम लोग कोई सामान बना दिए, हो गया अंतिम रूप से। तो किसी भी वस्तु के निर्माण में 3 स्टेज होते हैं। गेहूँ क्या प्राथमिक हो गया, खेत से आया, खेत से गेहूँ से हमने आटा बनाया मिल में तो क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया। आटा से रोटी बना दी, क्या हो गया? अंतिम हो गया। तो मध्यवर्ती मतलब क्या होता है कि प्राथमिक के बाद उसमें जो क्रियाकलाप किया गया वो मध्यवर्ती हो गया। और तो प्राथमिक का से लास्ट सेकेंड स्टेज क्या होता है? मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती के बाद कौन स्टेज हो गया? अंतिम। ठीक, उत्पादित। तो आटा मध्यवर्ती कैसे हुआ? तो गेहूं से हम क्या बनाए? आटा। आटा से फिर क्या बनाएंगे? रोटी। तो रोटी क्या हो जाएगा? वही हो गया। बियरिंग है, मान लीजिए कि हम लोग ट्रक में चक्का में लगाते हैं बियरिंग, तो बियरिंग जो बना छोटे छोटे कच्चे माल से बना, बेरिंग क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया। बेरिंग को ट्रक में लगा दिए तो क्या हो जाएगा? अंतिम हो गया। अब उसके बाद वो कहीं नहीं लगेगा। ठीक, उपभोग की वस्तुएं क्या होती है? ये सब वर्ड राष्ट्रीय आय में अंदर में आएगा। ठीक, दैनिक उपभोग या खपत वाली वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? माने दैनिक रूप से जिस वस्तु को हम खपत करते हैं उसको बोलते हैं उपभोग की वस्तु। जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब को हम लोग उपभोग की वस्तु बोलेंगे। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? तो मशीनरी सामान, उत्पादन की प्रक्रिया में जिस चीज़ का हम उपयोग करें। ठीक, जैसे कि मान लो हम लोग मशीन लगा करके बहुत सारा छोटे छोटे विनिर्माण सामान उत्पादन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो मशीनरी सामान जितने भी होते हैं, जैसे कि तुमको देखोगे गोला बनता है बहुत वस्तु छोटा छोटा, कोई प्रोडक्ट बनता है मशीन से, तो हो गया मशीनरी सामान। उसमें हमारा क्या फंसा हुआ? पूंजी लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीगत वस्तुएं। नेक्स्ट, सब्सिडी या सहायता क्या है? ठीक, तो देखो सब्सिडी बोलेंगे, सहायता बोलेंगे, अनुदान बोलेंगे। तो जब सरकार आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है या सामाजिक रूप से जब कमज़ोर है, उनको जब वो वित्तीय सहायता करती है, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने 100 रुपया लगाया है, इसको 10 रुपये की और आवश्यकता है, तो सरकार उसको क्या करेगा? वित्तीय सहायता करेगा। 10 रुपये का किसी बैंक से लोन करेगा, ले लो सस्ते दर पर। वो ये सामाजिक स्तर पर, जैसे कि मान लो SHG का नाम सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, LPG सुना होगा। तो सेल्फ ग्रुप में क्या, लोग के पास पैसे की क्या कमी है, तो सरकार उनको सब्सिडी देती है कि लीजिए अपना उद्योग खोलिए, कुछ सहायता देती है अपने तरफ से। अब यही सब्सिडी जो होता है 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिसमें नगद भुगतान हो, जिसमें क्या हो, सरकार अगर मान लो हमको नगद कोई चीज़ देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नगद देती है। जैसे कि 1000 रुपया सरकार अभी कोरोना वायरस के कारण 1000 सरकार अभी हमारे बैंक खाते में दी, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। ठीक, जैसे LPG सिलेंडर पर सरकार क्या दे रही है? डायरेक्ट हमारे बैंक खाते में क्या दे रही है? बैंक खाते में पैसा भेज रही है, वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष सब्सिडी हुआ। ठीक, यानी सरकार अगर हमारे देश के नागरिकों के बैंक में खाते में डायरेक्ट पैसा क्या करे? नगद डाल दे तो क्या हो जाएगा? तो कोरोना मामले में 1000 रुपये क्या हुआ? हमारा नगद हो गया। और हमारा LPG में क्या होता है? नगद देता है। अब होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें गैर नगद हो, यानी जो वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में दिया जाए। ठीक, तो वस्तु और सेवा क्या हो गया? अप्रत्यक्ष सब्सिडी।
नगद पैसा देंगे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष। ठीक, अब प्रत्यक्ष को 2 भाग बांटते हैं, मेरिट और नॉन मेरिट। मेरिट में इसमें क्या दिया था, कैसे दिया जाएगा बताओ, वस्तु प्लस सेवा के रूप में। ठीक, अब होता है मेरिट और नॉन मेरिट होता है। मेरिट मतलब था कुछ खास वर्गों के लिए क्या किया जाए, खास वर्गों के लिए सेवा दी जाए, खास वर्गों को सब्सिडी दी जाए। जैसे मान लो जो बीपीएल सूची में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए उनके लिए क्या सरकार बीपीएल सूची में रखी है, तो क्या हुआ, बीपीएल सूची में उनको चावल, आटा, चावल, गेहूँ, उनको तेल देती है, तो वस्तु हो गया, ये क्या हुआ, मेरिट हुआ। नॉन मेरिट क्या होता है, इसमें सभी वर्गों को मिलेगा, इसमें चाहे वो नीचे तबके के लोग हैं चाहे वो ऊंचे तबके के लोग हैं। जैसे करों में छूट मिल रहा है, टैक्स आपको कम देना है, तो क्या हो गया, नॉन मेरिट हो गया। अगर किसी खास वर्ग को ध्यान में रख करके छूट दी जा रही है तो मेरिट हो गया। ये दोनों छूट कैसा होता है, प्रत्यक्ष, यानी जो वस्तु और सेवा जुड़ा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष, और जो नगद जुड़ा हो रहेगा वो प्रत्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट आता है बेस ईयर। नेक्स्ट आता है हमारा बेस ईयर क्या। ठीक, बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर को बोलते हैं हम लोग आधार वर्ष। ठीक, अभी हमारा आधार वर्ष क्या चल रहा है, 11-12 चल रहा है। चलो आधार वर्ष में हम क्या लिखें, 100, फिर क्या लिखें, जिस वित्तीय वर्ष में उतार चढ़ाव कम। अब आता है कि आधार वर्ष हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो ये भी करेंगे नेशनल इनकम में, और भी जगह आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष का हमको तुलना करने में आसानी होती है कि पिछले आधार वर्ष से हम लोग बढ़े हैं या घटे हैं, पिछले आधार वर्ष से हम लोग बढ़े या घटे हैं। ठीक, जैसे कि मान लो हमारा आधार वर्ष 11-12 चल रहा है और अभी हमारा फाइनेंशियल चल रहा है 20-21, तो आधार वर्ष में जैसे मान लो पेन का दाम था, पेन से हम लोग 10 रुपये कमाए थे, अभी हम 8 रुपये का भी कमा सकते हैं और 12 रुपये भी कमा सकते हैं। तो तुलना करने में क्या आसान हुआ कि अभी पेन का दाम, पेन में हमारा जीडीपी घट गया है, और ये रहता था 12 रहता तो क्या बोलते कि हमको 2 रुपया का फ़ायदा हुआ है, इसमें 2 रुपया कमी हुआ है। तो तुलनात्मक करने में क्या होता है आसानी, कि घटे हैं कि बड़े हैं बेस ईयर से। तो किसी चीज़ का बेस ईयर, जैसे मान लो हम छठा क्लास में हमारा नंबर था 60% था, और बीए में हमारा नंबर हो गया 80%। तो तुलना करेंगे छठा क्लास की अपेक्षा हम बीए में तेज थे कि छठा में थे, तो बीए में थे, वहाँ 60% है, यहाँ पर 80% आ गया। तो तुलना करने में आसानी होती है कि बढ़े हैं कि घटे हैं। ठीक, अब होता है बेस ईयर किसको बनाते हैं, तो सरकार समय समय पर बेस ईयर तय करती है, समय कभी 10 साल पर, कभी 7 साल पर, कोई निश्चित तय नहीं है, लेकिन जब उसको लगता है कि बेस ईयर अब नया बनाना चाहिए तो बनाती है। तो हमारे देश में 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तीनों क्षेत्रों में देखती है कि जिस वित्तीय वर्ष में, जैसे कि मान लो 5-6 वित्तीय वर्ष का सरकार 3 क्षेत्र लिया, जिस वित्तीय वर्ष में देखती है कि तीनों क्षेत्रों में ना तो ज़्यादा, जैसे मान लो किसी वित्तीय वर्ष में कृषि में ज़्यादा हो गया, उद्योग में कम हो गया, सेवा क्षेत्र में फिर बढ़ गया, तो इस वित्तीय वर्ष को सरकार आधार वर्ष नहीं बनाएगी। जिसमें देखा तीनों क्षेत्रों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ हो, तीनों क्षेत्र लगभग सिमिलर हो, यानी तीनों में 10 रुपये कमाए हो, 10 लगभग, तो उसको बेस ईयर बना सकता है। बेस ईयर किसको बनाती है, जिस वित्तीय टैब में पूरा समझा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिस वित्तीय वर्ष में ध्यान रखना, तीनों क्षेत्रों में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में न तो ज़्यादा उछाल आया हो न तो ज़्यादा गिरावट है, यानी तीनों सिमिलर लगभग हो। जैसे मान लो प्राइमरी में 10 होता है, सेकेंडरी सेक्टर में 8 रुपये कमाते हैं, इसमें 2, तो ये हमारा कभी बेस ईयर नहीं होता है। बेस ईयर के लिए 7 हो गया, मान लो 8 हो गया, 9 हो गया, ये बेस ईयर बन सकता है। तो बेस ईयर किसको बनाया जाता है, जिस वित्तीय वर्ष में ज़्यादा उतार चढ़ाव न हुआ तीनों क्षेत्रों में। ठीक, अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12। बेस ईयर से हम क्या पता लगाते हैं कि बेस ईयर से इस वित्तीय वर्ष से हम लोग बढ़े हैं कि घटे हैं। अब होता कि मान लो बेस ईयर किसको, मान लें हमारा बेस ईयर कुछ ना दिया रहा है, जैसे यहाँ पर 10 रुपये ना दिया रहा है, तो आधार मान लेते हैं 100। बेस ईयर अगर हमको पता ना चले तो क्या मान लेते हैं, 100 मान के चलते हैं। ठीक, इसलिए आधार कब मानते हैं, 100, जब हमें
बेस ईयर का कोई पैसा पता नहीं चले, तो आधार क्या मान लेते हैं 100। ठीक, तो बेस ईयर हमारा कब है अभी 11-12, हो सकता है 21-22 में फिर बेस ईयर हमारा क्या हो, चेंज हो। तो कौन बनेगा, तो 11-12 से लेकर 21-22 तक के तीनों क्षेत्रों में जिस वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा उसी को हम लोग अगला क्या बना देंगे, वित्तीय वर्ष। ठीक, अगला बेस ईयर। ठीक, अब होता सेवा। सेवा क्या है, तो अभी बताए थे कि जिस क्षेत्र में या कुछ क्षेत्र में जुड़े लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, उस वस्तु का उपभोग वो स्वयं न करें। जैसे अभी बताए थे, स्कूल में एक टीचर जब पढ़ाता तो उसका उपभोग स्वयं न कर करके स्टूडेंट को देता है, तो सेवा हुआ। अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर खुद सुई न दे करके दूसरे को, मरीज को सुई देता है, तो क्या हुआ, सेवा हुआ। एथी में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे तो खुद खाना ना खाकर जो है वहाँ लोगों को खिलाता है, तो क्या हुआ, सेवा हुआ। तो यानी खुद उपभोग ना करके दूसरे को क्या करे, उपभोग कर रहा है, वही क्या हुआ, सेवा हुआ। अप्रत्यक्ष कर बताए थे कि 2 तरह कर होता है, कर में बताएंगे 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष कर। जनता सरकार को डायरेक्ट दे तो प्रत्यक्ष कर हुआ, जनता सरकार को किसी के माध्यम से दे, ये मान लो पब्लिक हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, ये कोई मीडिएटर हो गया। तो जनता डायरेक्ट किसको नहीं दे रही है, सरकार को, किसी के क्या दे रही है, माध्यम से दे रही है। तो जब माध्यम शब्द लग जाए तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर। जहाँ जहाँ जिसमें वस्तु शब्द है उसको अप्रत्यक्ष कर बोलना है, टैक्स में बताएंगे। जहाँ देखना वस्तु, जैसे बिक्री कर क्या जाएगा, अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि उसमें वस्तु लगा हुआ है। उत्पाद कर क्या जाएगा, वस्तु, अप्रत्यक्ष कर, क्यों, कि किसका उत्पाद हो रहा है, वस्तु का। सीमा शुल्क क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि सीमा पर क्या आ रहा है, वस्तु आ रहा है। तो प्रत्यक्ष कर की भी इसमें चर्चा आएगी। वर्ष हमारा 3 तरह का पढ़ना, बजट, जब सरकार एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या बनाती है, बजट। भारत सरकार का कब से कब तक है, 1 अप्रैल से, इससे भी क्वेश्चन बनता है बराबर, याद रख लेना। कृषि का या आरबीआई का दोनों का सेम है, 1 जुलाई से 30 जून तक। इसका मतलब हुआ कि सरकार वित्तीय वर्ष क्यों पढ़ाएगी, सरकार एक निश्चित समय सीमा तय करती है कि इस समय से लेकर इस समय के बीच हम अपना योजना बनाएंगे, नीति बनाएंगे, और उसको अंतिम दिन हम देखेंगे इस योजना को हम कितने हद तक सफल पाए हैं। तो बजट का अलग होता है, कृषि का अलग होता है, कृषि और आरबीआई का अलग हो जाएगा। और गन्ना मतलब शुगर केन, उसका 1 अक्टूबर से 23 सितंबर तक होता है। ठीक, तो बजट या भारत सरकार का कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कृषि का पूछेगा तो 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का भी, तो आरबीआई भी आरबीआई बताओ अपना नीति कब बनाती है, 1 जुलाई से, कब तक लागू करती है उसको, 30 जून तक। और अंत में देखती है कि क्या हमने खोया क्या पाया, फिर उसके अनुसार अगला समीक्षा करती है। इसी समीक्षा हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 4 बार समीक्षा होता है साल में, तिमाही पर, बजट में पढ़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्लोजरी खत्म हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान सुनना, पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक, पर कैपिटा इनकम हम लोग बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले फार्मूला जान लो, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला था, नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन। नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन तो बराबर फंसाता है, कभी पी बाई एन दे देगा, तो रखना याद, एन के बाद क्या होता है, ओ के बाद क्या होता है अल्फ़ाबेट में, पी, तो ओ को ब्रैकेट मान लेना, ठीक ना, 5 मान लेना, तो एन बाई पी, नेशनल इनकम बाई पी। तो पहले ऊपर से लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एन ओ पी, पी को बना देना ब्रैकेट। ठीक, अब होता है कि ये नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग और पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, इन दोनों से क्या होता है, हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एनएनपी निकालते हैं। हमारे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में, आज यहाँ शॉर्ट जान लो, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध हमारा जो पैसा आता है, कि मान लो भारत सरकार ने कमाया 100 रुपया, मान लो, हम आगे पढ़ाएंगे इसको, शुद्ध आया मान लो भारत सरकार के पास 70 रुपया। ठीक, सूद क्या है, 70 रुपया। इस वित्तीय वर्ष में सूद कितना आया, 70 रुपया। और ये नीचे होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो हमारा 1 जुलाई को दिखाता है,
1 जुलाई को जो हमारा पॉपुलेशन है, 1 जुलाई को जो हमारा क्या पॉपुलेशन है, 1 जुलाई को जो हमारा पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन से उस आय में एनएनपी में भाग देने पर जो पैसा आएगा वही हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाता है। ठीक, क्या बताए अभी हम, क्या फार्मूला N/P, P/N नहीं, क्या बोला N/P। कैसे पता है, ऊपर से अल्फ़ाबेटिंग शुरू करना है, ABCD, O को बना देना है ब्रैकेट, ठीक ना, भागा, N/P बट्टा बना देना। ठीक है, तो N मतलब नेशनल इनकम, P मतलब पॉपुलेशन। नेशनल इनकम कैसे होता है, तो NNP पर जो हमारे शुद्ध आय हुआ, मतलब 100 रुपया हम कमाए थे, 70 रुपया हमारे पास आए थे, शुद्ध आय हुआ हमारा। आगे बताएंगे कैसे निकलता है। पॉपुलेशन कब होता है, 1 जुलाई को जो हमारा पॉपुलेशन था उसी पॉपुलेशन से शुद्ध आय में भाग दे देंगे NP में, तो जो बच जाएगा, जैसे हमारा 70 रुपया आया, ठीक, पॉपुलेशन मान लो हमारा 1 जुलाई तक 1 अरब 38 है, तो 1 38 से 170 में भाग देंगे, तो जो पैसा आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल आय हो जाएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालता है, देश की कुल आय बटा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कब दिखाता है, तो 1 जुलाई को जो था। और हमारा नेशनल इनकम कैसे निकालता है, तो NNP पर जो निकलता है। अब होता है कि पर कैपिटा इनकम हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इससे क्या ज्ञात होता है, ध्यान रखना। किसी देश का आर्थिक विकास अगर जानना हो कि वो सही मायने में देश अर्थव्यवस्था विकास कर रही कि नहीं कर रही है, तो उसका पर कैपिटा इनकम देख लो। लोगों का जीवन स्तर अच्छा है कि नहीं है, किससे पता चलता है, पर कैपिटा इनकम से। आर्थिक समृद्धि भी, आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी समय अवधि में अर्थव्यवस्था होने वाली वास्तविक आय। वास्तविक आय हम अभी बताए थे कि NNP पर निकाला आता है, NNP पर, GDP पर नहीं बल्कि NNP पर। GDP में कुल पैसा आता है, बताएंगे अभी। तो किसी भी समय अवधि में, एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में मान लो वास्तविक आय में, वास्तविक में कितना NNP में बढ़े या घटे, वही वृद्धि या कमी को दिखाता है, वृद्धि से है। ठीक, तो मान लो अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो मतलब उसका आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है तो उसका आर्थिक समृद्धि घट रहा है। तो यदि किसी भी देश में अगर आर्थिक वृद्धि हो रही हो, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही हो, तो माना जाता है कि उसमें आर्थिक समृद्धि हो रही है। पर कैपिटा इनकम में कमी हो रही है तो माना आर्थिक समृद्धि भी क्या हो रही है, वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम से हम क्या लगाते हैं पता, उस देश की आर्थिक समृद्धि या उस देश का आर्थिक विकास या उस देश का जीवन स्तर कैसा है। ठीक, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो मान ले रहे हैं कि आर्थिक विकास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जीवन स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आर्थिक समृद्धि क्या हो रही है, बढ़ रही है। घट रहा है तो घट रहा है। ठीक, आर्थिक विकास घटे कैसे, कि मान लो 10 रुपया पिछले बार कमाया तो इस बार 8 रुपये कमाया है, तो हमारा आर्थिक विकास क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया, 2 रुपये कम हो गया ना। जीवन स्तर पिछले साल के अपेक्षा क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे इस बार जो हमारा 21-22 में, जो हमारा 20-21 में जो जीवन स्तर रहेगा 19-20 के अपेक्षा क्या था, कम है। क्यों है कि हमारा प्रति व्यक्ति आय घट गया कि नहीं घट गया। अब सबको पता है कोरोना कारण प्रति व्यक्ति आय और क्या हुआ, इस बार घटा। देख रहे हो कितना बेरोजगारी बढ़ गया है, कितना रोजगार के ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा 20-21 का जो हमारा सेशन होगा, वित्तीय वर्ष होगा, सब अब तक का भारतीय इतिहास में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला क्या होगा, हमारा वित्तीय वर्ष होगा। ठीक, तो इसमें हमारा आर्थिक विकास क्या हो गया, कम हो गया। असली जीवन स्तर भी क्या हो गया, इस बार आर्थिक समृद्धि भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम आते हैं। स्थिर मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य में वही बेस ईयर, इन 2011-12 में 11-12 में है, 11-12 में हम 11-12 के अनुसार हमारा क्या था, 11-12 के अनुसार 1920 में 11,254 रुपया है, और चालू मूल्य पर क्या है, 1,35,000 रुपया हमारा प्रति व्यक्ति आया है, जो इस बार घटने वाला है 21-22 में, क्योंकि कोरोना के कारण। ठीक, तो चालू मूल्य पर कितना पैसा है प्रति व्यक्ति आए, 1,35,050 रुपये है। स्थिर मूल्य मतलब क्या हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा बेस ईयर है, उस समय हमारे पास पैसा, उसके आधार पर हमारा पैसा कितना है 2019-20 में 11,254 है।
वर्तमान में पैसा कितना है तो यही देखना है ज़्यादातर, कि वर्तमान में 1,35,000 प्रति व्यक्ति है, लेकिन ये कोरोना कारण ये पैसा क्या हो गया, घट गया। तो पैसा घटेगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास कम हो जाएगा, जीवन स्तर कम हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि भी क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम में वृद्धि या कमी कैसे होती है? तो कोरोना आ गया तो क्या हो गया, कमी आ गया। महंगाई बढ़ जाता, मुद्रा मंदी का तो क्या होगा, कमी हो जाएगा। देश में मान लो रोजगार का अवसर बढ़ गए, सरकारी योजनाएं बन गई, बढ़ गई, कारखाने खुल गए, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो कब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जब देश में रोजगार के पैदा हो, रोजगार के क्या हो, पैदा हो, तो लोग के घर की आय का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। कब कम होगा, तो कोई अप्रत्याशित घटनाएं घट जाएगी, प्राकृतिक आपदा आ जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम। बहुत सारे इसके कारण है। इकोनॉमिक्स में जो कारण सबसे लेटेस्ट होता है उसी को भरना भी चाहिए। जैसे अभी कोरोना है, पर कैपिटा इनकम इसी कारण घटा है मेन। इसके पहले पर कैपिटा इनकम घटने के पीछे नोटबंदी भी था, जीएसटी भी था। ठीक, मान लो पीसीआई बढ़ेगा तो मनरेगा हो जाएगा, बढ़ेगा, स्टार्टअप आएगा, मेक इंडिया आएगा, तो उससे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, पर कैपिटा इनकम तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में बताना, उस समय जो घटनाएं घटेगी उस साल। अब अर्थात सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम वाला राज्य कौन है, गोवा है। गोवा है, क्यों है कि वहाँ पर, क्यों गोवा है, तो वहाँ पर सरकार, वहाँ सभी लोग अपना रोजगार ढूंढे हुए हैं, सैलानी आते हैं वहाँ पर, गोवा बीच है सब। सबसे कम किसका, बिहार में है। बिहार में कम होने के पीछे कारण बहुत सारा कारण है। बिहार में लोग समय पर टैक्स नहीं भरते हैं, सरकार को नहीं आता, तो पर कैपिटा इनकम से कम होने के पीछे रोजगार का अवसर नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है। अब इस बार तो और छिन गया, लोग बिहार प्रवासी मजदूर ज़्यादा बिहार में आ गए, तो इस बार तो पर कैपिटा इनकम और पीछे आएगा। नंबर 2 पर कौन है, यूपी। तो सबसे पीछे से प्रति व्यक्ति आय कम किसका, बिहार का है, जो भी है 43,882 रुपया है। सोचो कहाँ देश का इतना है, कहाँ इसका है। क्रम से 5 आ जाओ, सबसे पहले गोवा, फिर दिल्ली, फिर सिक्किम, फिर महाराष्ट्र, इस सब के क्रम से है। सबसे अधिक किसके पास है, गोवा, तब दिल्ली, तब सिक्किम, तब महाराष्ट्र। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकल आता है, तो बोला नेशनल इनकम बाई पी। इससे क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, आर्थिक समृद्धि, यानी पर कैपिटा इनकम जब बढ़ रहा है तो किसी देश की, अगर पूछ देगा किसी देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही, इसका मतलब क्या है, उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। या पर कैपिटा इनकम किसी देश का बढ़ रहा है तो उसका क्या आर्थिक समृद्धि, ये तीनों मार देना आंसर। नेक्स्ट, अब आता है कि जो हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो उसमें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय आय में जो जितने भी वस्तुएं शामिल हैं, उस सारे वस्तुओं को सुविधा अनुसार सरकार ने 3 क्षेत्रों में बांटा है, ताकि पता चले किस क्षेत्र से हम लोग ज़्यादा आय कर रहे हैं, किस क्षेत्र में हमारी आय सबसे कम हो रही है। ऐसे इसका यूपीएससी के अनुसार, अभी तो सब मैगजीन का मेरे पास अभाव, ऐसे नहीं बता पाएंगे, बता देंगे, फुर्सत में वीडियो बना देंगे एक स्पेशल। यूपीएससी में स्पेशल इसका आता है, दर्पण में नीचे पन्ना में आता है। अभी संसाधन के अभाव में हम नहीं बता पा रहे हैं, इनको बता देंगे उसमें सारा आंकड़ा कैसे टच होता है। क्लास में से इसको हम बता चुके हैं आंकड़े के साथ। तो प्राकृतिक पाला हो गया, तो सारे वस्तुओं को हम लोग 3 पार्टे बांटे हैं। क्यों बांटे हैं, ताकि पता चले कि कौन सा किसमें समस्या ज़्यादा, किसमें समस्या कम है, किसमें हम आय ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, किसमें कम, पता चले, और उस समस्या के अनुसार हम उसको निदान कर सके। तो जितने भी भारत में वस्तुएं हैं, उन सारे वस्तुओं को 3 पार्टे बांटा गया है। प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है। प्राथमिक को प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे देखो कृषि क्या प्राकृतिक संसाधन है ना, तो 5 इसमें शामिल है, कृषि, वन, मत्स्य, पशुपालन और उत्खनन। ठीक, उत्खनन मैंने क्या होता है, जो ज़मीन से मिलता है, जैसे लोहा, माइनिंग सब है ना वो। पशुपालन, मत्स्य मैंने मछली पालन, वन मैंने वन, कृषि, ये सब प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है। ठीक, अब होता है इसका, मान लो हमको 100 रुपया आता है, भारत सरकार को 100 रुपया राष्ट्रीय आय में आता है, तो योगदान 21% किस में है, यानी 100 रुपया में से 21 रुपया में किससे आता है, प्राथमिक क्षेत्र से आता है। और ये आज़ादी के बाद इसमें कम हुआ है। आज़ादी के बाद हमारा किस सेक्टर में कम हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर में। किस सेक्टर में स्थिर रहा है, तो सेकेंडरी में। किस सेक्टर में योगदान बढ़ा है सर्वाधिक,
तो टर्सरी सेक्टर में, ठीक। विनिर्माण है, विनिर्माण में क्या होता है, कोई वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जल आपूर्ति, पेट्रोलियम, गैस निर्माण, ये सब किस में यूज होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। यानी भारत सरकार अपने राष्ट्रीय आय की जितनी भी वस्तुएं थी उसको 3 क्षेत्र में बांटा है। तो बताओ, जल आपूर्ति किस क्षेत्र में रखा है, वस्तु में, ये हमारा दूसरा क्षेत्र में है। तीसरा सेवा है, अभी बताए थे सेवा का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब स्वयं भोग न करके दूसरों को भोग करवाए, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, दूरसंचार, बीमा, रियल एस्टेट, इस सब से सरकार, इस सब से देश को 52% आय होता है। तो पूछ देगा कि भारत सरकार, भारत में किस क्षेत्र में आज़ादी के बाद योगदान बढ़ा है, तो तीसरा क्षेत्र में। सर्वाधिक किस में है, तो तीसरा में है। किस क्षेत्र में योगदान कम हुआ है लगातार, तो प्राथमिक में। किस में स्थिर रहा है, तो दूसरा में। क्या लिखा, आज़ादी के बाद प्राथमिक में घटा है, दूसरा में स्थिर रहा है, तीसरा में वृद्धि हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक आता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान घट रहा हो, दूसरा और तीसरा का क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसको हम क्या बोला है, उसको बोला कि वो देश विकासशील देश में आएगा। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकासशील देश किसको कहता है, तो जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र में योगदान लगातार घट रहा हो, दूसरा और तीसरा में क्या रहा हो, बढ़ रहा हो। देखो इस फिगर से भारत इसलिए विकासशील देश कहता है। और भी कारण है, वर्ल्ड बैंक के जो डॉलर के आधार पर है कि जिसके पास कम पैसा हो, मध्यम आय वाला देश वो है। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार राष्ट्रीय आय से जुड़े क्षेत्रों को कितने भाग में बांटा है, क्यों बांटा है, ताकि उसको ये पता चल सके किस क्षेत्र में आय कम है, किस क्षेत्र में आय ज़्यादा है, किस क्षेत्र को हमको विशेष बल देना चाहिए, किस क्षेत्र में कम बल देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अब होता है राष्ट्रीय आय का आकलन, जो हम लोग आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जीडीपी, जीएनपी का अगले क्लास में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय का आकलन जो हुआ था कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन कि हमारे पास, राष्ट्र के पास कितनी आय है, ताकि पता लगाया जा सके कि तो उस समय राष्ट्रीय आय जो हो रहा था उसमें देखेंगे कि भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो औपनिवेशिक नीति के तहत आए थे। औपनिवेशिक नीति का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा देश अपने से छोटे देशों को कैप्चर कर करके राजनीतिक रूप से उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने देश के लिए करे। तो भारत में क्या होता कि जीडीपी लगातार गिर रहा था, लोगों की प्रति व्यक्ति आय गिर रही थी, राष्ट्र की कमियाँ हो रही थी। देखा होगा, सुना होगा हिस्ट्री में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का निष्कासन, जिसको दादा भाई नौरोजी ने बोला था। इससे धन बाहर जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। तो भारत के पास राष्ट्रीय आय में दिन पर दिन क्या हो गई, तो आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि क्यों ना राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज करा जाए, यह बता करके कि भारत के राष्ट्रीय आय में कमी में हम इंग्लैंड की जिम्मेवार है, ठीक। इसी पर्पस को ध्यान में रख करके देश में राष्ट्रीय आय का समय समय पर आकलन कर किया जाता है कि राष्ट्रीय आय हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या जिम्मेवार है, ताकि उसको समस्या को निदान किया जा सके। तो पूरे 4 स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आकलन, दादा भाई नौरोजी, आर.बी. राव, एनआईसी और सीएसओ, ठीक। सुविधा के लिए इसको हम 2 पार्टे बांटे हैं, व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से। व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से, व्यक्तिगत में हो गया दादा भाई नौरोजी, आर.बी. राव, संस्था में हो गया एनआईसी और सीएसओ। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आकलन कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने। किस रूप से, व्यक्तिगत रूप से। संस्थागत बोलेगा तो एनआईसी बोल देना। तो ये पहला आकलन थे राष्ट्रीय आय का, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति पर नहीं था। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है, आगे बताएंगे। पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1868 में, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, 20 रुपये। इसको अनुमान पर किया था, विधि या रूल से नहीं किया था। कितना लोगों का बचत हो रहा है, कितना लोगों का आय है, कितना लोगों का भोग है, इस सब की चर्चा नहीं की थी। अगर ये सब की चर्चा कर देते कि उपभोग विधि, बचत विधि, ठीक ना, तो वो होता वैज्ञानिक पद्धति होता। तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता जो विधि है उसके अनुसार आकलन करना। तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर आकलन नहीं किया था। लेकिन सबसे पहले पूछता बराबर कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे, 1868 में,
कि इस पुस्तक में कितना पैसा तो इतना पैसा, ठीक। ये इनका करने का मकसद था कि देश में आज़ादी में लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, उस समय की ब्रिटिश सरकार है, ठीक। अब होता नेक्स्ट आर.बी. राव, भी व्यक्तिगत रूप से 31-32 में उन्होंने आकलन किया था और कहा था भारत की व्यक्ति आय 62 रुपये प्रति माह है। इनको विधि आधार का जमजाता भी बनाता है। क्यों? देखो आधार क्या है, उत्पादन के आधार पर। उत्पादन हमारा पहले की अपेक्षा अगर घटा होगा तो उत्पादन तो हमारा राष्ट्रीय कम होगा। उपभोग पहले की अपेक्षा लोग कम करेंगे तो असली प्रति व्यक्ति आय लोगों का कम हो गया, तभी ना। बचत नहीं, तो इन्होंने उत्पादन उपभोग के आधार पर आकलन किया तो लोगों का 62 रुपया प्रति व्यक्ति आया। तो ये दोनों को कहते हैं हम लोग वैज्ञानिक पद्धति। कौन पद्धति? यह देखा होगा कि पीछे नौरोजी ने उत्पादन विधि उपभोग विधि का उपयोग नहीं किया है, उन्होंने अनुमान के आधार बताया था। अब होता इन्होंने क्या किया, इसी विधि को कैसे किया, दोनों विधि से क्या क्या मापा तो निकला कितना 62 रुपये प्रति माह। कैसे मापा तो देखो, कृषि को आधार बनाया, पशुपालन का आधार बनाया, मत्स्य को बनाया, खनन को बनाया, बैंक को बनाया, बीमा को बनाया और सेवा है। इन तीनों क्षेत्रों में देखा उत्पादन बढ़ रहा है, देखा कि उपभोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो मान लिया कि इसी आधार पर उन्होंने कहा कि लोग का प्रति व्यक्ति कितना है 62 रुपये है, यानी 62 रुपये के बराबर लोग इसमें खर्च कर रहे थे लोग, ठीक। तो विधि के आधार पर हो गया। तो किसने वैज्ञानिक पद्धति पर पूछता है तो आर.बी. राव ने। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक पद्धति पर कौन? तो आर.बी. राव। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या हुआ? विधि के आधार पर क्या करना, मेथड के आधार पर, यानी सिद्धांत के आधार पर किसी का आकलन करना, इसलिए इनको विधि का जनता भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब आता संस्थागत। जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने कहा कि व्यक्तिगत की बजाय हम लोग क्यों ना संस्थागत रूप से इसको बल दिया जाए। संस्था रहेगा तो उसको आकलन करने में क्या होगी और आसानी होगी। तो एन.आई.सी. का गठन हुआ हमारे देश में। उसमें प्लानिंग कमीशन नेहरू जी ने थे। नेहरू जी ने कहा कि क्यों ना हम लोग एक संस्था का रूप दिया जाए। तो उसमें देश के सबसे बड़े सांख्यिकी मैन थे पी.सी. मालवीय, प्रशांत चांद मालवीय, उन्हीं को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया, नेशनल इनकम कमेटी का। और कहा कि आज के बाद 4 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ था। पूछता है कि एन.आई.सी. गठन कब हुआ था? कुछ देगा। एन.आई.सी. के बाद कौन आया था? सी.एस.ओ. के पहले कौन आया था? एन.आई.सी. जो बाद आगे आएगा। तो नेशनल इनकम कमेटी जो बनी थी 1949 में, उसके अध्यक्ष, उसके बताओ कौन, कि उसके गठनकर्ता कौन थे? नेहरू। अध्यक्षता कौन किया था? पी.सी. मालवीय। अन्य सदस्य में ये लोग थे कुजनेट्स, राव, गाडगिल। इसने आधार क्या बनाया था? उत्पादन, उपभोग और बचत। अभी हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि बचत का प्रयोग आर.बी. राव ने किया था। इसने क्या किया? बचत को भी जोड़ दिया विधि में। एक विधि में क्या ऐड किया? बचत को भी, कि लोग कितनी बचत हो रही है, उपभोग कितना कर रहे हैं लोग, उत्पादन कितना हो रहा है। इन तीनों को औसत निकाला और तब निकाला कि लोग की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो एन.आई.सी. ने क्या जोड़ दिया? बचत। विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर.बी. राव ने, ठीक। तो पूरी जगह एन.आई.सी. गठन किसने करवाया था? तो नेहरू ने। अध्यक्षता मालवीय ने। कब? 1949 में। इसमें आधार कितना था? तीनों था, उत्पादन भी, उपभोग भी और बचत भी। क्या ऐड हुआ? बचत, ठीक। नेक्स्ट ये संस्था भी बाद के दिनों में सफल हो गई। तो इसके 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 1951 में, 2 मई 1951 में सी.एस.ओ. का गठन हुआ। अब पूछ सकता सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नया नाम ऑफिस हो गया, ठीक ना। इसका हेड क्वार्टर प्रशासनिक रूप से कहाँ? दिल्ली में है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वही सी.एस.ओ. के बारे में। तो पहले आता है कि जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे एन.आई.सी. इसी की देन है कि इन्होंने कहा था कि पी.सी. मालवीय ने प्रस्ताव रखा हमारे प्रधानमंत्री के पास, नेहरू जी के पास उस समय, कि क्यों ना हम लोग इससे बेहतर एक संस्था बनाएं सी.एस.ओ. और एन.आई.एस.एस. बनाएं। इसका भी हम चर्चा करेंगे। इसका काम क्या होगा कि समय समय पर जो सी.एस.ओ. आंकड़ा दर्ज करेगा वो दर्शाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बताते हैं क्या हुआ, ठीक।
तो CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले था इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका प्रशासनिक मुख्यालय पूछेगा दिल्ली। स्थापना कब? 1951। आर्थिक मुख्यालय कहाँ लिखाना? कोलकाता। ये किसके अधीन है? तक कि भारत में मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है ना, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है, उसी में यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसी का अधीन ये काम करता है। पूछ देगा किसके अधीन काम करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन। अब होता है इसका काम क्या है? तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष तीनों क्षेत्रों में भी किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आय हो रही है उसको दर्शाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा तैयार करना है, ये किसका काम है? CSO का। ठीक ना, CSO काम है। एक वित्तीय वर्ष में तीनों क्षेत्रों में, प्राथमिक, दूसरा और तीसरा क्षेत्र यानी कृषि, विनिर्माण और सेवा, तीनों क्षेत्रों में का लेखा जोखा तैयार करेगा, किस क्षेत्र से हमारा कितना पैसा आ रहा है। ठीक ना, और इसका प्रकाशन करेगा NIAS, ठीक ना, नेशनल इनकम ऑडिट स्टैटिस्टिक्स में, जिसको कहते हैं वाइट पेपर। एक वाइट पेपर पर, जिसको हम लोग NIAS के नाम से जानेंगे, NIAS के नाम जानेंगे, उसी में तीनों क्षेत्रों का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र में आने वाले सभी का, किस क्षेत्र में कितना आय हुआ, कितना कम हुआ, सबका दर्शाया जाता है। ठीक ना, इससे पता चल जाता है कि हमारे देश में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, पहला तो चलेगा पता कि प्राइमरी सेक्टर में योगदान बढ़ा है कि सेकेंडरी में कि टर्सरी में। फिर प्राइमरी सेक्टर में जितने भी आते हैं, कृषि, वन, मत्स्य, पशुपालन, इसका फिर अलग अलग से आंकड़ा देता है, ताकि इन सब को पता चले कि इनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो CSO से हमें क्या चलता है पता? सही आकलन का चलता है पता। अब होता है इसी में, तो CSO के बारे में लोग क्या पढ़े? तो CSO से क्या चला पता कि CSO एक वर्तमान में भी यह संस्था है जो राष्ट्रीय आय को गणना करती है समय समय पर, हर वित्तीय वर्ष में। पहला तो तीनों क्षेत्रों का आकलन करती है, ये जान लेना। ठीक, ये सेकेंड वीडियो हो गया हमारा। नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो है नेशनल इनकम का, सेकेंड वीडियो का 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि आराम से तबीयत पर ज़्यादा असर ना करे। ठीक, तो बस CSO के बारे में फिर से जान लेगा। तो पहले हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम था। वर्तमान में ये हो गया, इसका नाम किस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर ऑफिस हो गया है। ठीक, इसका प्रशासनिक मुख्यालय दिल्ली, आर्थिक मुख्यालय कोलकाता। स्थापना 1951 को। किसकी देन है ये? तो ये NIC की देन, नेशनल इनकम कमेटी की देन है। किसके अधीन काम करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, उसी के आदेश से काम करना है। ये आदेश देगा तो CSO तीनों क्षेत्रों का आकलन करना शुरू करता है राष्ट्रीय आय का। एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय का वर्तमान में भी पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO करता है। तो वर्तमान में भी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा? CSO करेगा। ठीक, अब ये जो भी आकलन करेगा तीनों क्षेत्रों का, उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का, तो उसका प्रकाशन जो करेगा उसका नाम है NIAS। उस प्रकाशन का नाम है नेशनल इनकम ऑडिट स्टैटिस्टिक्स, जिसको वाइट पेपर पर दर्शाया जाता है। ठीक ना, अब आता है इसी में जब आगे पढ़ेगा तो आएगा, तुमको देखना आता है उसी में आने पर। एक होता है राष्ट्रीय आय, एक होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, देखना ध्यान सुनना सब, एक वित्तीय वर्ष में तीनों क्षेत्रों से जो सरकार को आय हो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। दूसरा एक होता है राष्ट्रीय आय लेखा। इसी तीनों क्षेत्रों को राष्ट्रीय आय लेखा, ठीक ना, इसी तीनों क्षेत्रों को जिस पत्रिका में, जिस पत्र में या जिस सांख्यिकी के माध्यम से इस पर ऑडिट कर दे, ऑडिट में लिखा, इसी क्या देखो राष्ट्रीय क्या हुआ? तीनों क्षेत्रों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय बोलते हैं। ठीक, एक वर्ड में समझना। राष्ट्रीय आय लेखा क्या हुआ? उस तीनों क्षेत्रों से प्राप्त आय को जिस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से दर्शा दिया। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ? विधि, जिस विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया, तो विधि ज्ञात। तो हमेशा रखना राष्ट्रीय आय क्या है? तो तीनों क्षेत्रों से प्राप्त है। राष्ट्रीय आय लेखा क्या है? उसको दर्शाना,
और विधि क्या है, निकालने का तरीका, राष्ट्रीय निकालने का तरीका, बस ये 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक बार, हम बताए थे, देख लेना सब लोग फिर से। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वीडियो हमारा इसका राष्ट्रीय से नेक्स्ट डे आएगा।